आज हमने चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स जो था उसके हमने न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल जो है उनको करना है। तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ सवालात जो अक्सर बच्चों के होते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स नहीं आते, यानी 5 नंबर का न्यूमेरिकल होता है बोर्ड में, तो 5/5 मार्क्स हमारे नहीं आते। तो इसकी रीज़न क्या है ये भी मैं बताता हूँ। और उसके बाद बच्चों का अक्सर एतराज़ ये होता है कि हम न्यूमेरिकल को किस पैटर्न से करें जिससे बोर्ड हमें 5/5 मार्क्स देगा। यानी अक्सर बच्चे जो है वो न्यूमेरिकल का एक जो पैटर्न होता है सही करने का वो नहीं करते, यानी उनकी न्यूमेरिकल को करने की जो एक प्रेजेंटेशन होती है वो बेहतर नहीं होती, तो जिस वजह से उनके 5/5 मार्क्स नहीं आते। उसके बाद ये भी चीज़ है कि जो न्यूमेरिकल हम करते हैं बच्चे कहते हैं वो हमें मुश्किल लगते हैं, यानी न्यूमेरिकल हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं और इसीलिए हमारे न्यूमेरिकल ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। अब न्यूमेरिकल के मुश्किल लगने की वजह क्या है? न्यूमेरिकल्स के मुश्किल लगने की सिर्फ एक ही वजह है, वो वजह ये होती है कि असल में हमने चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार नहीं किया होता है। चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार किस तरह से नहीं किया होता कि चैप्टर के अंदर जो फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं उनको हम रिकॉल नहीं करते, यानी उनको दोहराते नहीं हैं, उनको हम लर्न नहीं करते और हम न्यूमेरिकल करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे न्यूमेरिकल्स हमें भूल जाते हैं, यानी न्यूमेरिकल हमें नहीं आते और हमें मुश्किल लगते हैं। अब कोई भी न्यूमेरिकल आपको आसान तब लगेगा जब न्यूमेरिकल की आप स्टेटमेंट अच्छी तरह से पढ़ लो, यानी किसी भी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपका न्यूमेरिकल कभी भी सही नहीं हो सकता। तो इसलिए जब भी आपने न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है उसको आपने 1 से 2 या 3 बार आप उसको रीड करो। जब आप 2 से 3 बार उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को रीड करोगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाएगा कि इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है जिससे न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होगा। अब उसके बाद कि न्यूमेरिकल में 5/5 मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं? न्यूमेरिकल में 5/5 मार्क्स हासिल करने का तरीकाकार वो ये है कि आपने न्यूमेरिकल की प्रेजेंटेशन सबसे बेहतर करनी है। यानी जब आपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को रीड कर लिया है तो आपने सबसे पहले लिखना है गिवन डाटा, यानी गिवन डाटा में वो चीज़ें होती हैं कि जो आपको स्टेटमेंट के अंदर दी गई हैं, यानी न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है उसके अंदर जो चीज़ें आपको दी गई हैं उनको हम बोलते हैं गिवन डाटा। तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन डाटा, उसके बाद आप लिखोगे टू फाइंड, यानी हमको मालूम क्या करना है, जो आपको मालूम करना होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आपने कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, यानी उसके बाद आपने उसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देना है। आप जो फार्मूला इस्तेमाल करना है उस फार्मूले को लिखो। फार्मूले को लिखने के बाद आप जो वैल्यूज हमारे पास गिवन डाटा में दी गई होंगी वो हम वहां पे लगाएंगे फार्मूला के अंदर और इस तरह से हमारा आंसर आ जाया करेगा। और आंसर जब आएगा तो उसको आपने हाईलाइट लाजमी करना, उसको आपने बॉक्स लाजमी करना है। अगर आप न्यूमेरिकल को बॉक्स नहीं करोगे तो आपके 5/5 मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये वो चीजें थी जिनसे आप 5/5 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर जो हमारा है 3.1 एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं, तो 3.1 को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, आपने स्टेटमेंट को रीड करना है। तो इसकी स्टेटमेंट में वो कहता है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मास। कहता है कि एक फोर्स 20 न्यूटन की लगती है, मूव्स अ बॉडी को जब वो मूव करवाता है विद एन एक्सेलरेशन, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था कि F इजिकल टू क्या होता है? F इजिकल टू ma होता है। न्यूटन ने हमें बताया था कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो उसमें क्या चीज प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए उसने कहा कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि बॉडी को जब 20 न्यूटन की फोर्स लगती है तो उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, बिकॉज फोर्स लगने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो कहता है व्हाट इज इट्स मास। अब हमने मालूम क्या करना है? मास मालूम करना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं कि गिवन डाटा क्या है। तो गिवन डाटा में उसने हमें फोर्स गिवन दी है F इज इक्वल टू, जो कि हमारे पास है 20 न्यूटन। फोर्स कितनी है? 20 न्यूटन। अब बॉडी मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन बॉडी का कितना है? 2ms-2 है। अब आपने क्या करना है? उसने कहा कि फाइंड ये करना है आपने व्हाट इज इट्स मास, इसका मास क्या होगा। अब कैलकुलेशन जब आपने करनी है तो आपने ये चीज लिखनी है वी नो दैट, या बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन्स
सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक क्या है, F इजिकल टू एम ए होता है, F इजिकल टू एम ए। ये न्यूटन का सेकंड लॉ था, हमने इसको पढ़ा था, रीड किया था। आप प्ले लिस्ट में जाएं चैप्टर नंबर 3 के, तो वहां पे आपको न्यूटन सेकंड लॉ की वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसको देखेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये हमारा लेक्चर था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बहरहाल F इजिकल टू एम ए फार्मूला लगाने के बाद अब हमें मालूम क्या करना है, M मालूम करना है, F भी हमारे पास है और एक्सेलरेशन भी हमारे पास है। तो जो चीज़ आपको मालूम करनी होगी उसको एक साइड पे रख लें और जो आपको गिवन दी हुई चीज़ें हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाएं। तो M इस साइड पे रह गया, इस तरह से ये F आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो मैस होगा वो किसके बराबर आएगा, मैस आ जाएगा M इजिकल टू F बाई ए। अब F कितना हमारे पास है, F हमारे पास है जी 20 न्यूटन, F हमारे पास कितना है 20 न्यूटन है, और एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 2 है। तो इस तरह से मैस हमारे पास कितना आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन कर लें, 20 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 10। तो ये हमारे पास मैस कितना आ गया 10 kg। साथ में यूनिट आपने लाजमी लिखना है। जब बच्चा न्यूमेरिकल में यूनिट नहीं लिखता तो उसका 0.5 मार्क्स जो है वो कट जाता है, तो इसलिए आपने यूनिट लाजमी लिखना है। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपने गिवन डाटा लिख लिया, टू फाइंड लिख लिया, कैलकुलेशन आपने कर लिया, तो आंसर को आपने क्या करना है, हाईलाइट कर देना है। आपने इस तरह से बॉक्स में कर देना आंसर को, तो जिसका फायदा क्या होगा, आप बेशक यहां पे लिख भी दे आंसर। इसका फायदा आपको ये होगा कि न्यूमेरिकल में आपके 5/5 मार्क्स आएंगे, यानी आपका 0.5 मार्क भी इसमें नहीं कटेगा। तो 5/5 मार्क्स अगर आपने लेने हैं तो आपको इस तरीकाकार से न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.1 था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.2, जो कि है, सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि न्यूमेरिकल जो भी होगा उसकी आपने क्या करनी है, स्टेटमेंट जो होती है उसको रीड करना होता है। इन स्टेटमेंट को अगर आपने रीड कर लिया, स्टेटमेंट आपकी समझ में आ गई, तो न्यूमेरिकल आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो 3.2 जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.2 है, यहां पर लिख भी देता हूं प्रॉब्लम 3.2। तो इसमें कहता है द वेट ऑफ ए बॉडी इज 147 न्यूटन, कि बॉडी का वेट जो है वो 147 न्यूटन है। व्हाट इज इट्स मैस, इसका मैस क्या होगा। अब उसने कहा कि वेट बॉडी का 147 न्यूटन है। वेट का यूनिट भी न्यूटन ही होता है, जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन है, क्योंकि वेट भी एक तरह की फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। तो व्हाट इज इट्स मैस, इसका मैस क्या होगा ये आपको मालूम करना है। तो गिवन क्या दिया हमें उसने, वेट हमें गिवन दिया है, वेट वो हमारे पास है 147, और ये हमारे पास क्या आ गया न्यूटन, 147 न्यूटन है। व्हाट इज इट्स मैस, इसका मैस क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, यानी आपको मालूम करना है। जी की वैल्यू हम जानते हैं, जी ये भी समझे आपको गिवन है, जी की वैल्यू होती है 10 ms-2, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 10 ms-2, और मैस आपको क्या करना है, मैस आपको मालूम करना है। तो अब मैस मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं F इजिकल टू क्या होता है, F इजिकल टू हमने पढ़ा था, F इजिकल होता है जी W, एंड W वेट किसकी वजह से होता है, वेट होता है अगर मैस को जी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी होती है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ जो होती है, यानी जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो इस तरह से मैस को जब जी के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो आपके पास क्या बन जाता था, वेट। तो मैस हमारे पास कितना है, मैस हमारे पास जो है हमें मालूम करना है। अब जी जो होगा हमारे पास वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से W इजिकल टू हमने क्या बोला mg है, तो मैस हमने मालूम करना है इस न्यूमेरिकल में, तो W बाय क्या हमारे पास आ जाएगा, W बाय जी आ जाएगा। अब W कितना हमारे पास है, W हमारे पास है 147, और G कितना हमारे पास 10 होता है। इस तरह से मैस हमारे पास आ गया जी 14.7, और मैस का यूनिट क्या है kg, तो इस तरह से 14.7 kg हमारे पास जो है वो आ गया जी मैस। अब इसका यूनिट साथ लाजमी लिखना है न्यूमेरिकल का, क्योंकि इसका 0.5 मार्क जो आपको कट सकता है, इसलिए आपने लाजमी लिखना है, और बॉक्स लाजमी करना है इसको, और यहाँ पे आपने लिख देना आंसर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर जो कि 3.2 था वो भी मुकम्मल हुआ। तो ऐसे न्यूमेरिकल करोगे तो 5/5 मार्क्स लेने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 3.3 जी। इसमें कहता है कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग, यानी कहता है कि बॉडी का मैस जो है
वो 10 किलोग्राम है, 10 केजी है, तो उसको गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। यानी जैसे ये बुक मेरे पास है, ये मेरे हाथ पर रखी हुई है, तो अब इसका मैस अगर सपोज करें 10 केजी है, तो इसको गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी, तो वो फोर्स हमने क्या करनी है, इसमें मालूम करनी है। तो स्टेटमेंट को मैंने पहले भी बोला कि स्टेटमेंट को आपने ध्यान से रीड करना होता है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में भी उसने ध्यान से गौर करने पे पता चला है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 केजी फ्रॉम फॉलिंग। यानी एक मैस ऑफ बॉडी का 10 केजी है, तो उसको गिरने से रोकने के लिए आपने फोर्स बतानी कितनी है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा देखते हैं। तो गिवन डाटा में हमारे पास प्रॉब्लम नंबर जो है वो लिख दें, पहले नंबर इसका 3.3 है। तो गिवन डाटा में हमारे पास जी मैस दिया उसने 10 केजी, मैस 10 केजी है, और आपने क्या करना है, इसमें फोर्स जो है इसको मालूम करना है। जब आपने फोर्स मालूम करनी है तो इसका मतलब हम जानते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था कि F = m में होता है। लेकिन आप देखें जब किसी बॉडी पे फोर्स है तो F = जो होता है हमारे पास F = वी नो दैट, पहले लिख लें यहाँ पे, वी नो दैट F = W and W = mg। F = W and W = mg। यानी G जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। जब बॉडी पे ग्रेविटी एक्ट करती है तो वही फार्मूला F = ma वाला क्या बन जाएगा, हमारे पास mg के बराबर आ जाता है, बिकॉज F = W होता है और W = mg होता है। अब G भी हमें गिवन ही है, समझे, क्योंकि G की वैल्यू हमें मालूम है 10 ms - 2 होती है। तो इस तरह से हमारे पास F = किसके आ जाएगा, F = मैस कितना हमारे पास है 10, G की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया जी 100 न्यूटन। तो इस तरह से फोर्स हमने मालूम कर ली है कि वो कितनी है, 100 न्यूटन है। जो इस 10 केजी मास ऑफ बॉडी जो है उसको गिरने से रोकने के लिए हमें फोर्स चाहिए, वो कितनी चाहिए, यानी 100 न्यूटन की अगर आप फोर्स लगाते हो तो फिर बॉडी को गिरने से आप रोक सकते हो, अदरवाइज वो गिर जाएगी। तो इस तरह से आंसर को मैंने क्या कर दिया, बॉक्स कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से 5/5 मार्क्स आपके पेपर में आ सकते हैं। अब न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट करना है जी, न्यूमेरिकल नंबर 3.4। न्यूमेरिकल नंबर 3.4 में सबसे पहले इसके हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे। तो स्टेटमेंट इसकी ये है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 केजी। फाइंड द एक्सेलरेशन, आपने एक्सेलरेशन को मालूम करना है, प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, जो 100 न्यूटन की फोर्स लगाने से प्रोड्यूस होता है वो, इन अ मास ऑफ 50 केजी। अब सबसे पहले हम फोर्स लिखते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर प्रॉब्लम जो है वो है 3.4। तो गिवन डाटा हमें क्या दिया उसने, गिवन डाटा में हमें दिया हुआ उसने जी फोर्स F = 100 न्यूटन एक तो दिया है, और दूसरा मैस हमें दिया है, मैस हमें दिया है जी 50 केजी। मैस कितना दिया हमें, 50 केजी है। अब फाइंड द एक्सेलरेशन, अब मालूम आपने करना है जी एक्सेलरेशन इस बॉडी के अंदर जो है वो आपको मालूम करना है। अब एक्सेलरेशन आप कैसे मालूम कर सकते हो, तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F = ma। तो उसने कहा कि 100 न्यूटन की फोर्स लगाते हो तो एक्सेलरेशन, आपको पता है कि जब किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब उसने कहा कि 100 न्यूटन की फोर्स लगाई है तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये आपने बताना है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन या बाय न्यूटन सेकंड लॉ, F = ma। लेकिन हमें क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन। तो जो चीज आपको मालूम करनी है उसको हम इधर रख लेते हैं, और जो आपको मालूम है गिवन डाटा में दिया हुआ है उसको आप इधर ले आओ। तो इस तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास जी, एक्सेलरेशन A = आ जाएगा F/m, यानी m इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो A = F/m आया था। इस इक्वेशन को मैंने सीधा करके जरा लिख दिया है। तो एक्सेलरेशन = F/m। अब F कितना हमारे पास है, F हमारे पास है जी 100, और मैस कितना है 50 है। तो इस तरह से हमारे पास कितना आ गया 2, तो 2 और साथ में इसका यूनिट लिख दिया 2 ms - 2, बिकॉज एक्सेलरेशन का यूनिट है। अब इसको हमने क्या करना है जी,
अब इसको हमने कर देना जी बॉक्स में कर देना 2ms-2 और ये हमने बॉक्स में कर दिया जी। इस तरह से आपके 5/5 न्यूमेरिकल में मार्क्स आ सकते हैं और यहाँ पे आप लिख दें आंसर है ये हमारा जी। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 3.4 जो है वो भी हमारा मुकम्मल हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 3.5 है, तो इसमें सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे। तो अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, एक बॉडी का वेट जो है वो 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, आपने फोर्स मालूम करनी है कि जो रिक्वायर होगी टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ आपने ऊपर लेके जाना है। तो आपने वो फोर्स मालूम करनी है, यानी एक तो वेट प्लस अप्लाइड फोर्स कितनी आपने की है, वो दोनों जब हमारे पास निकल आएंगी तो इस तरह से हमारे पास फोर्स मालूम हो जाएगी हमें कि कितनी फोर्स चाहिए। तो सबसे पहले हमने लिखना है कि न्यूमेरिकल का नंबर ज़रा लिख दें। प्रॉब्लम नंबर 3.5 है, तो इसमें गिवन डाटा हमें दिया है बॉडी हैज़ अ वेट, एक बॉडी का वेट W इजिकल टू जो हमारे पास है वो है 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इट मूव वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन भी हमें क्या उसने गिवन दिया हुआ है और वो है 2ms-2, 2ms-2 एक्सेलरेशन है। फाइंड हमें क्या करना है, हमने वर्टिकली अपवर्ड जो फोर्स है वो आपने मालूम करनी है। तो कैलकुलेशन करने में हम क्या करेंगे, सबसे पहले W इजिकल टू हम लिखेंगे mg, क्योंकि जब भी आपको फोर्स मालूम करनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको मैस चाहिए होगा। तो W इजिकल टू mg का हम फार्मूला लगाएंगे। W हमारे पास गिवन है, मैस हमें मालूम करना है, G हमें गिवन होता है। G की वैल्यू आपको बताया था कि 10ms-2 होती है। अब हम क्या करेंगे, मैस को एक साइड पर रख लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, W/G आ जाएगा, यानी मैस M इजिकल टू W हमारे पास 20 है, G हमारे पास कितना है, G 10 है। तो इस तरह से मैस हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 kg आ गया। यानी ये हमने क्या कर लिया है, ये हमने मैस मालूम कर लिया है। अब हमें क्या मालूम करना है, अब हमने फोर्स F निकालनी है। F इजिकल टू हमारे पास होता है ma, वी नो दैट बाय न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन, बाय न्यूटन्स साइकिल लॉ, F इजिकल टू ma। तो इस तरह से हमारे पास फोर्स आ जाएगी F इजिकल टू मैस कितना हमने निकाला है, मैस 2 किलोग्राम है, मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, वो भी 2 है। तो इस तरह से फोर्स हमारे पास कितनी आ जाएगी, फोर्स हमारे पास आ गई 4 न्यूटन आ गई। तो ये फोर्स हमने निकाल ली है और हमने वेट हमारे पास पहले ही ऑलरेडी मौजूद है। तो जब फोर्स भी हमने निकाल ली है तो वेट भी ऑलरेडी मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने टोटल फोर्स जो है need to move the body vertically upward is equal to the sum of the weight of the body and the applied force। यानी जो बॉडी का वेट था और जो हमने फोर्स अप्लाई किया था इसके बराबर हमारे पास जो है फोर्स आ जाएगी। तो उस फोर्स को मैं F प्राइम का नाम दे देता हूं, F प्राइम, यानी वर्टिकली अपवर्ड जो फोर्स आपको चाहिए उसको F प्राइम का नाम देता हूं। तो ये होगा वेट प्लस आपके पास होगा अप्लाइड फोर्स, वेट प्लस अप्लाइड फोर्स। अब वेट कितना है हमारे पास, F प्राइम इज इक्वल टू वेट हमें गिवन दिया था 20 न्यूटन और जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो कितना है, वो 4 न्यूटन है। तो टोटल जमा कर लो, सम कर लो इसका। तो F प्राइम हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, F प्राइम इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। साथ में यूनिट इसका लाजमी लिखना है, 24 न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है क्योंकि फोर्स न्यूटन में ली जाती है। और इसको आपने क्या कर देना है, बॉक्स कर देना है और ये हमारा आंसर आ गया। यानी ये वो फोर्स थी जो आपने क्या करना है, जो वर्टिकली अपवर्ड 20 न्यूटन वेट जिस बॉडी का था जिसमें एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हो रहा था, उस पर हमने सबसे पहले क्या किया, हमने मैस फाइंड किया। बिकॉज अप्लाइड फोर्स जो है उसको फाइंड करने के लिए मैस का फाइंड करना बहुत ज़रूरी था। हमने मैस निकालने के बाद अप्लाइड फोर्स जो है वो फाइंड आउट की, तो वो F इज इक्वल टू ma बाई न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन हमने निकाल लिया। तो जब इसको हमने निकाल लिया है तो हमारे पास फोर्स आ गया F इज इक्वल टू 4 न्यूटन, ये अप्लाइड फोर्स जो आपने की है वो। अब जो हमने टोटल वर्टिकली अपवर्ड फोर्स जो थी, जो कि सम था वेट प्लस अप्लाइड फोर्स का,
तो हमने वेट हमारे पास 20 न्यूटन था, अप्लाइड फोर्स हमारे पास 4 थी, तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया 24 न्यूटन। फोर्स क्योंकि न्यूटन में लेते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, इसलिए एफ प्राइम इज इक्वल टू हमने लिख दिया 24 न्यूटन, इसको बॉक्स कर दिया, आंसर लिख दिया। तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल जो है 3.5 जो है वो भी मुकम्मल हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 3.5 हमने किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये भी आप बात याद रखिएगा। तो अब न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 3.6 करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3.6, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये न्यूमेरिकल आ जाता है पेपर में। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे। 2 मैसेज 52 kg एंड 48 kg आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, यानी एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से आपने 2 मैसेज को गुजार दिया। ये एक हम बना लेते हैं पुली जी, इसके ऊपर से आपने 2 मैसेज हैं उनको गुजार दिया, यानी एक मैस हमारे पास जो है वो 52 kg है और दूसरा मैस हमारे पास जो है वो है 48 kg, यानी 2 मैसेज आपके पास हैं 52 kg और 48 kg। इसको फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से आपने गुजार लिया। जब इसको फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजार दिया है तो कहते हैं फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन। आपने टेंशन और एक्सेलरेशन जो वो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा हमारे पास M1 जो मैस है वो 52 kg है और M2 मैस जो है वो 48 kg है, यानी M1 हमारे पास 52 kg है और M2 हमारे पास 48 kg है। आर अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडीज व्हेन बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली। तो आपने मालूम क्या करना है, आपने मालूम के ये करना है, एक तो एक्सेलरेशन मालूम करना है और एक आपने टेंशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमने जो थ्योरी आपको जब पढ़ाई थी इस चैप्टर में, तो हमने जब दोनों बॉडीज को एक वर्टिकली पोजीशन में हमने रखा था और फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारा था, तो हमने इसकी फार्मूलाज जो है वो ड्राइव किए थे एक्सेलरेशन के लिए और टेंशन के लिए। तो इन फार्मूलाज को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। हम लिखेंगे यहां पे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फार्मूला जो है हमारे पास वो लिख लेते हैं हम, एक्सेलरेशन m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इनटू हमारे पास क्या है g है। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। इस तरह से जो टेंशन का फार्मूला हमारे पास है वो क्या, टेंशन T इज इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इनटू क्या हमारे पास है g है। तो अब हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है इसमें हम सबसे पहले वैल्यूज लगा लेंगे। m1 हमारे पास कितने हैं, m1 हमारे पास 52 है माइनस 48 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10 है। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, तो 52 माइनस 48 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 करेंगे ये हमारे पास 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10। तो इसको कैंसलेशन कर लें, 10 10 100 हो जाएगा। अब 4 डिवाइड बाय हम 10 करते हैं, तो जब 4 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था, एक्सेलरेशन का जो यूनिट था वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो इस तरह से इसके साथ लिख देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारा जो है हमारे पास निकला है, तो इसको आपने बॉक्स करके भी लिख देना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.4 ms-2 जो कि इसका यूनिट है, और इसको आप इस तरह से करके बॉक्स कर दें। तो इस तरह से आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो आ गया। अब हमने एक साथ में क्या मालूम करना है, एक हमने साथ में टेंशन जो है उसको भी मालूम करना है। तो टेंशन का फार्मूला भी हमने लिख दिया था कि टेंशन का फार्मूला क्या है। अब इस फार्मूले के अंदर भी हम वैल्यूज को जो है वो लगा लेते हैं। तो टेंशन T इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई m1 हमारे पास कितना है, m1 हमारे पास 52 है, मल्टीप्लाई m2 कितना हमारे पास है 48 है, डिवाइडेड बाय m1 कितना हमारे पास 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। तो टेंशन T हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी आप कैलकुलेशन कर लेते हैं हम कैलकुलेटर के साथ। तो इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं जी, 52 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 2
तो ये हमारे पास आ जाएगी 4992 आ गया। तो इसको हम लिख भी लेते हैं यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई हमने किया तो ये हमारे पास आ गया जी 4992 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10। तो इसकी कैलकुलेशन कर लें, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैंसिलेशन भी हो जाएगी, 10 10 100 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा टेंशन T इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यानी कि आप इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया जी हमारे पास 499.2। तो इसको हम 499.2 है, इसको हम 500 लिख सकते हैं। टेंशन T इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 500, और टेंशन का यूनिट क्या है, न्यूटन ही है, क्योंकि टेंशन भी एक फोर्स होती है। इस तरह से आप इसको बॉक्स करोगे और यहाँ पे आप इसका लिखोगे आंसर। तो इस तरह से हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 3.6 है वो भी मुकम्मल हुआ। न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 3.7 है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम 3.7 जी। तो प्रॉब्लम 3.7 की सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे। कहता है कि 2 मैसेज 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal table. 24 Newton mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and the acceleration in the body. तो हम सबसे पहले यहाँ पे आपको इसको न्यूमेरिकल में अक्सर औकात बच्चे जो है वो मिसिंग कर जाते हैं, वो ज़रा चीज़ आपको समझा दें कि वो क्या वो मिसिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे उसने कहा कि एक मैस यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे पुली लगी है, इसके ऊपर से एक मैस को उसने गुजारा है। अब अगर आपने टॉपिक में पता हो, आपको आपने लर्न किया था, हमने प्लेलिस्ट में किया हुआ है कि जब एक बॉडी वर्टिकली होती है और दूसरी बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल पड़ी होती है, तो उसके लिए एक्सेलरेशन और टेंशन के फार्मूला हमने ड्राइव किए थे। तो उस वीडियो को आप लाजमी देखिएगा ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे न्यूमेरिकल समझने में। तो अब जो यहाँ पे हमने कहा था, यहाँ पे मैस M1 कहा था और इस वाले मैस को हमने M2 का नाम दिया था। अब स्टेटमेंट पे गौर करें तो उसने कहा है 2 masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal table. 26 kg horizontal table पे है और 24 Newton mass is moving vertically downward. तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब हमारे पास जो मैस ये वाला 24 न्यूटन है और ये वाला कितना 26 है। अब हम यहाँ पे गिवन डाटा में भी लिख लेते हैं M1 इज इक्वल टू 24 kg, M2 इज इक्वल टू 26 kg और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है हमें 10 ms-2 होती है। अब फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड आपको करना है एक तो एक्सेलरेशन मालूम करना है और दूसरा टेंशन आपने मालूम करनी है। तो इसको मालूम करने के लिए आपको फार्मूलाज जो है वो जानने पड़ेंगे कि जब बॉडी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल थी तो तब एक्सेलरेशन और टेंशन के फार्मूला क्या थे। तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास था तब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी था और टेंशन का फार्मूला हमारे पास था M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू हमारे पास क्या है जी है। अब एक्सेलरेशन अब आपको मालूम करना है और आपको टेंशन मालूम करनी है। तो फार्मूला के अंदर आपने क्या करनी है, वैल्यूज को लगा देना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा मैस M1 हमारे पास कितना है 24 है, मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10 है, डिवाइडेड बाय M1 हमारे पास 24, M2 हमारे पास 26। तो इसको आप कर लें जी 24 मल्टीप्लाई 10 तो कितना आ गया 240 आ गया, डिवाइडेड बाय 24 प्लस 26 आप करो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 50। तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 240 डिवाइडेड बाय हम कर लेते हैं जी डिवाइड बाय 50, 240 डिवाइड बाय 50 तो ये हमारे पास आ रहा है जी 4.8, ये हमारे पास आ गया 4.8। तो इस तरह से हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो 4.8 ms-2 आ गया, यानी एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास आ गया जी 4.8 ms-2। अब हमें मालूम क्या करना है, अब हमें मालूम करनी है जी टेंशन। अब टेंशन कैसे मालूम कर सकते हैं, टेंशन के फार्मूले के अंदर वैल्यूज लगानी पड़ेंगी आपको। टेंशन T इज इक्वल टू
m1 हमारे पास कितना है 24 है, m2 हमारे पास कितना है 26 है, प्लस कर दो m1 कितना है 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10 होती है, तो टेंशन t हमारे पास कितना आ जाएगा, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ गया 6240 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 26, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50। इसकी आप कैलकुलेशन करें डिवाइडेड बाय 50, तो ये हमारे पास आ गया 124.8। अब इसको आप लिख सकते हो टेंशन T इज इक्वल टू 125, और टेंशन का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो इस तरह से 125 न्यूटन हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। इसको आप लिख लें कि आंसर हमारे पास कितना है, इस 5 को मैं ज़रा ठीक करके लिख देता हूँ 125 न्यूटन। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 3.7 जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है अक्सर औकात एनुअल एग्जाम में, तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से ध्यान से करना है। यानी एक्सेलरेशन और टेंशन के फार्मूलाज आपको याद करने होंगे। आपको फार्मूला अगर आ गया तो न्यूमेरिकल में देख लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला भी था कि जब आपको फार्मूला अच्छी तरह से आएंगे तो ही न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से आएंगे। तो अब हम न्यूमेरिकल नंबर करते हैं 3.8। प्रॉब्लम नंबर है 3.8। तो इसकी स्टेटमेंट है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो हाउ मच टाइम, यानी टाइम आपने मालूम करना है जो चेंज इन मोमेंटम लेके आता है 22 न्यूटन सेकंड का बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। जब किसी बॉडी पे हम फोर्स 20 न्यूटन लगाते हैं तो उसमें जो चेंज इन मोमेंटम आता है वो कितना आता है, वो आता है 22 न्यूटन सेकंड आता है। तो आपने टाइम मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास है डेल्टा पी विच इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई भी होता था, यानी चेंज इन मोमेंटम है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हम करते हैं। जैसे चेंज इन वेलोसिटी आता होता था, हम लिखते थे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह से जब चेंज इन मोमेंटम आता है हम लिखेंगे डेल्टा पी विच इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। तो वो हमारे पास है 22 न्यूटन सेकेंड, 22 न्यूटन सेकेंड्स। फोर्स कितनी हमारे पास है, वो हमारे पास है 20 न्यूटन। फोर्स हमारे पास जो गिवन दी उसने वो 20 न्यूटन है। फाइंड हमको क्या करना है, हमको टाइम मालूम करना है कि टाइम कितना लगेगा या टाइम कितना होगा। अब वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यानी जो डेल्टा पी बाय टी हमारे पास था वो बराबर था एफ के, यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अब हमको टाइम मालूम करना है, टाइम उस साइड पे चला जाएगा, फोर्स इधर आ जाएगी। टाइम इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा, और फोर्स इधर मल्टीप्लाई होएगी टाइम के साथ, फिर तो फोर्स इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो डेल्टा पी बाय एफ इज इक्वल टू टाइम आ जाएगा, यानी टाइम टी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा डेल्टा पी बाय एफ। डेल्टा पी हमारे पास कितना है, डेल्टा पी हमारे पास है जी 22 न्यूटन सेकेंड्स, डिवाइडेड बाय फोर्स कितनी हमारे पास है, वो है 20। अब इसको डिवाइड कर लें आप, कितना आ जाएगा, डिवाइड करके इसको हम देख लेते हैं। 22 डिवाइडेड बाय 20, 22 डिवाइड बाय 20, तो ये हमारे पास आता है जी 1.1 सेकेंड्स। ये हमारे पास आ गया जी 1.1 सेकेंड्स, जो कि टाइम का यूनिट होता है। इसको आप बॉक्स कर दें और यहाँ पे आप लिख दें आंसर। तो इस तरह से हमने देखा जो चेंज इन मोमेंटम एफ फोर्स 20 न्यूटन लगाने से 22 न्यूटन सेकंड आया था, तो वो कितना टाइम था, हाउ मच टाइम जो हमने मालूम करना था, वो टाइम था 1.1 सेकेंड था। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.9। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर था 3.8।
प्रॉब्लम 3.8 था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.9। 3.9 प्रॉब्लम जो है इसमें कहता है हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg and the horizontal marble floor. The coefficient of friction between wood and the marble is 0.6. How much is the force of friction? आपने force of friction मालूम करनी है between a wooden block of mass 5 kg and the horizontal marble floor के दरमियान friction force मालूम करनी है। The coefficient of friction, coefficient of friction जो हमारे पास है वो 0.6 दिया हुआ है उसने। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल जो है प्रॉब्लम नंबर 3.9 है तो हम ये लिख दें, उसके बाद हम इसका जो है वो गिवन डाटा जो है वो लिखते हैं कि गिवन डाटा हमारे पास क्या है। तो गिवन डाटा हमारे पास है जी, मैस हमें गिवन है, मैस 5 kg हमारे पास गिवन है, और उसके बाद जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू था वो हमारे पास गिवन है 0.6। तो ये हमारे पास गिवन है और मैस हमारे पास गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमने मालूम करनी है कि कितनी होती है। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हमने टॉपिक में ये चीज पढ़ी थी फ्रिक्शन वाले में। वी नो दैट एफ हमने देखा था वहां पे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर के बराबर था, और एफ इज इक्वल हमने निकाला था डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन खत्म किया था तो म्यू आर हमारे पास आ गया था। तो अब जब हमारे पास आर क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, यानी ये वेट ही समझे, तो वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके होता है, एम जी के बराबर है। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को ऐसे बना लेते हैं, एफ इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो म्यू आर है, और आर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर इज इक्वल टू एम जी के बराबर है। तो इस तरह से एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा म्यू और साथ में आ जाएगा एम जी के बराबर। तो म्यू हमारे पास कितना है, म्यू हमारे पास है 0.6 मल्टीप्लाई मैस हमारे पास है 5 और जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। तो अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये पॉइंट खत्म किया, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, एक डिजिट था एक जीरो लगा दिया, तो 10 से कैंसिल हो गया, 6 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल हमारे पास किसके आ गया, एफ इज इक्वल हमारे पास 30 न्यूटन आ गया। इस तरह से हमने आंसर को क्या कर दिया, बॉक्स कर दिया। तो ये हमारा आंसर जो है आ गया 3.9 न्यूमेरिकल। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं मैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 3.9 को भी आपने अच्छी तरह से करना है। प्रॉब्लम नंबर है 3.10। प्रॉब्लम 3.10 हमारे पास है। तो इसमें स्टेटमेंट को रेज कर जो सबसे पहले रीड करते हैं, हाउ मच सेंटीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg टू मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। कहता हाउ मच सेंटीपिटल फोर्स, आपने सेंटीपिटल फोर्स को मालूम करना है जो कि आपको चाहिए होगी, और बॉडी का मास 0.5 kg है, मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, जिस सर्कल का रेडियस 50 सेंटीमीटर है, विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड के साथ बॉडी मूव करी। तो आपने सेंटीपिटल फोर्स मालूम करनी है। हमने टॉपिक किया था, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो चैप्टर नंबर 3 में हमने टॉपिक सेंटीपिटल फोर्स का किया था। हमने बताया था कि सेंटीपिटल फोर्स होती क्या है। सेंटीपिटल फोर्स द फोर्स व्हिच कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, यानी वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल के अंदर घुमाती है, उसको हमने सेंटीपिटल फोर्स का नाम दिया था। हमने एक मैस को टाई किया था सेंटर पे, हमने ऐसे करके उसको पकड़ के ऐसे घुमाया था। तो ये किस वजह से था, इसमें जो फोर्स थी वो डायरेक्टेड टू वार्ड सेंटर थी, उस फोर्स को हमने नाम दिया था कि सेंटीपिटल फोर्स है, यानी द फोर्स व्हिच कीप्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल के अंदर घुमाएगी उसको हम बोलेंगे कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब हमने गिवन डाटा जो दिया उसने मैस हमें गिवन दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 0.5 kg है, और हमारे पास है जी रेडियस r हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास है जी 50 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना हो तो आपको 100 पे डिवाइड करना पड़ता है, तो ये कैंसिल 0 से 0.5 मीटर हमारे पास आ जाएगा r। अब टू फाइंड आपने क्या करना है, टू फाइंड आपने क्या करना है ये आपने बताना है। स्पीड भी हमें गिवन दी हुई है उसने, तो स्पीड भी मैं लिख देता हूँ, स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड हमारे पास स्पीड है।
तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है F और इसके साथ एक स्मॉल सा C लिख देता हूं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मालूम करनी है। तो वी नो दैट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला था Fc इज इक्वल टू mv² बाय r था। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला था। ये r जो है वो आप स्मॉल लिख लो तब भी ठीक है, कैपिटल लिखना है तब भी ठीक है। तो वैसे हम स्मॉल लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि फार्मूले में जब इस्तेमाल हमने किया था तो वहाँ पे आपको याद होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जब हमने फार्मूला निकाला था तो वहाँ पे हमने स्मॉल r लिखा था। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या लिख देते हैं, इसको स्मॉल r के साथ जो है वो लिख देंगे। तो स्मॉल r हम जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे भी स्मॉल r लिख देते हैं, तो इधर भी हम इसको स्मॉल r ही कर देते हैं। ये फार्मूला ही चले, मैं इसको दोबारा से ज़रा लिख देता हूँ। We know that Fc is equal to mv² बाय r। अब इस फार्मूले के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यूज लगाते हैं। Fc इज इक्वल टू m हमारे पास कितना है, मैस हमारे पास गिवन है 0.5 kg, मैस कितना है 0.5 मल्टीप्लाई v हमारे पास कितना है, v हमारे पास है 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r हमारे पास कितने हैं, r रेडियस जो है वो 0.5 है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.5। तो Fc इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 न्यूटन आ जाएगा, यानी Fc इज इक्वल टू 9 न्यूटन आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो बॉडी को सर्कल में घुमाती है, जिस बॉडी का मैस जो हमारे पास था 0.5 kg था और स्पीड 3 मीटर पर सेकंड के साथ बॉडी घूम रही थी, तो उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने देखी है तो वो हमारे पास कितनी आएगी है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास आ गई जी 9 न्यूटन हमारे पास आ गया। तो इसको बॉक्स करके आंसर लिख दिया है। इस तरह से आपका कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो एक तो गलत नहीं होगा जब आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे, और आप जब इस तरह से बॉक्स करोगे, आंसर लिखोगे, गिवन डाटा लिखोगे, टू फाइंड लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे या कैलकुलेशन लिखोगे, तो आपके 5/5 मार्क्स जो है न्यूमेरिकल में आएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से हमारे जो न्यूमेरिकल थे 3.1 से 3.10 तक के हमने मुकम्मल किए हैं। बहरहाल आपने जो मैंने न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन करने के लिए, यानी आपको 5/5 मार्क्स लेने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो उनको आपने लाजमी फॉलो करना है ताकि आपके बोर्ड में जब मार्क्स आए तो न्यूमेरिकल आप अच्छे तरीके से करके आओ, जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपके 5/5 मार्क्स ही आएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से आज हमारा चैप्टर जो है 3rd वो मुकम्मल हो गया है। तो इसको आपने अच्छी तरह से, जो कि मैं हर चैप्टर के एंड पे कहता हूं, आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। आपने इसका सेल्फ टेस्ट लेना है, यानी आप इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन बना लें, एक लॉन्ग क्वेश्चन बना लें आप, और MCQs 5 बना लें। तो इस तरह से आप 15-20 नंबर का एक टेस्ट जो है उसको मैनेज करें, और उस टेस्ट यानी पहले आप तैयारी करें फिर सेल्फ टेस्ट लें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ये चैप्टर नंबर 3rd जो आपको मैंने पढ़ाया है ये कितना तैयार हुआ है। तो इस तरह से आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी। सेल्फ टेस्ट या कोई भी टेस्ट जब आप देते हो तो आपकी अच्छी तरह से फ्री तैयारी होती है, टेस्ट के बगैर आपकी तैयारी नहीं होगी। यानी चैप्टर आपको तैयार तभी होगा जब इसका आप सेल्फ टेस्ट जो है वो लोगे, यानी खुद से आप टेस्ट बनाओ, खुद से टेस्ट लो, अपने खुद से मार्क्स लगाओ। तो इस तरह से आपका इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3rd जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।